सर आप लोग ने क्या ऑब्जर्व किया? Basketball is going on. Basketball is going on, but heading is a health and wellness activities. आपने सिर्फ मैच को ऑब्जर्व किया, वो रिलेटेड टू द कोर्ट, वो कोर्ट अवेलेबल है, तब आपने मैच को ऑब्जर्व किया कि मैच बास्केटबॉल का है। और क्या ऑब्जर्व किया? The court is not up to the mark. ओके, Some are very energetic. They are much more efficient than the other. All are Take out their energetic. all. I feel all are एक लड़की के यहाँ पे चोट लगी हुई थी, वो बात हुई थी। मीन्स आपने मेडिकल ऑब्जर्व किया, रिलेटेड टू द वेन्यूज ऑब्जर्व किया, कोच ऑब्जर्व किया, रिलेटेड टू द ऑडियंस ऑब्जर्व किया, उनके एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या ये रियली में फिजिकल एक्टिविटीज है? और ये क्या रिलेटेड टू द हेल्थ अवेयरनेस है? Yes. मेरे ख्याल से नहीं। Physical activity हेल्थ अवेयरनेस और फिजिकल एक्टिविटीज दोनों में बहुत डिफरेंस है, और ये धीरे धीरे जब स्लाइड्स आएगा आपको बहुत सारी चीजें मैं भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। जो हेल्दी रहेंगे वो फिजिकली फिट रहेंगे नहीं, ऑब्वियसली। जो हेल्दी रहेंगे वो फिजिकली फिट रहेंगे, इससे बहुत सारे क्वालिटीज हैं। मेंटली भी फिट रहेंगे। मैं नहीं मानता। जो पर्सन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, गेम्स एंड ग्राउंड्स पे जाते हैं या किसी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि he or she is फिजिकली फिट। फिर तो एक डिबेट हो जाएगा सर। आपके क्वेरीज रहेंगे, मैं सॉल्व करूंगा और 100% सॉल्व करने की कोशिश भी करूंगा। बहुत सारी चीजें मैं आपको इसमें भी प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, जिसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिजिकल एक्टिविटीज दे आर ओनली फॉर द प्लेइंग टू अचीविंग ए गोल। वो सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे हैं, और जीतने के लिए एक टीम का कोऑर्डिनेशन और मेंबर्स अवेलेबल है। फिजिकली फिट है तभी तो वो खेल पा रहे हैं। फिजिकली फिट का मतलब ये नहीं होता कि वो पर्सन्स दौड़ रहे हैं। मेरा जो कंसेप्ट है रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एक अलग कंसेप्ट है, वेलनेस एक अलग कंसेप्ट है, और इन दोनों पे जब आप बात करेंगे कि हेल्थ हम कहते किसे हैं, तो बाय द डेफिनेशन डिफरेंट। नेक्स्ट स्लाइड में आइएगा सर। नेक्स्ट स्लाइड, आपने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, जिसे हम लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, उनका ये कहना था कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज, इज नोन एज ए हेल्थ। Stress free. Stress free. सर इस बच्चे disease स्ट्रेस free. फ्री थे तभी तो खेल पाए। मैम, जो बच्चे चेस खेलते हैं, दे आर द कंप्लीटली डिवॉल्व द मेंटल, नहीं और नहीं होते। मेंटल होते Stress हैं, से मेंटली इन्वॉल्व जब तक नहीं रहेंगे हाँ। वो चेस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और वहां पे अगर आप बात करेंगे कि गेम्स रिलेटेड, जैसे सर ने कहा कोर्ट नहीं, सर ने कहा कि एक्टिविटीज को परफॉर्म करे कोई भी चीज। अब इसमें कहा जा रहा है कि रिलेटेड तो बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज ओनली प्ले ऑफ द पैरामीटर्स। वो आपको डिफाइन नहीं कर सकता कि वो पर्सन हेल्दी या अनहेल्दी है। युवराज सिंह बिफोर द वर्ल्ड कप इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, और वो बहुत टॉप अचीवर्स था, लेकिन उसे हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते। ही इज अ कॉम्पिटेंट टू प्ले क्रिकेट, ये हम कह सकते हैं। उस टारगेट लिमिटेशन को पार कर सकते हैं, वो हम कह सकते हैं। उस लिमिटेशंस, उस सर्कमस्टेंसेस में वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्या एक फिजिकल डिसेबल पर्सन जो रहता है, क्या वो चेस नहीं खेल सकता? खेल सकता है। उनके भी तो ओलंपिक्स होते ही हैं। उनके पैरालंपिक्स, डीफ ओलंपिक्स, अदर ओलंपिक्स आल्सो देयर। लेकिन अगर उसे हम कंपेयर करेंगे कि जो फिट है, वो हेल्दी है, वही स्पोर्ट्स कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। सर उसी फिजिकल प्रकार- तो पता चल गया, सोशल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ भी पता। मैम आएगा, वो सोशल एस्पेक्ट्स भी दिखाऊंगा कि व्हाट आर द इंटरेक्शंस। वो सारी चीजें मैं वन बाय वन स्लाइड्स पे जाऊंगा। मेरा पहला विजन ये था कि हम हेल्थ किसे कहते हैं, और इसीलिए मैंने वीडियोस पहले प्ले करवाए कि एक्टिविटीज करते आपको बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन सपोज हम इस एज में पहुंच रहे हैं, हम कोई एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम हेल्थ के लिए अवेयरनेस नहीं है? लेकिन मेरी वे ऑफ एक्टिविटीज क्या है? अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द जेंडर। हम मॉर्निंग वॉक्स में मूव करते हैं, हम स्केटिंग करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम अदर्स वर्कआउट करते हैं। हम बास्केटबॉल लेकर के ग्राउंड पर परफॉर्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एज ग्रुप्स के लिए क्या था कि उनकी एक एक्टिविटीज थी, उस एक्टिविटीज में वो टीम्स जीतने के लिए आगे बढ़ रहे थे।
वो ये नहीं कि फिजिकल है, यही अगर मास पीटी का ड्रिल रहता, रिदम्स रहता, अलग चीजें रहती, तो हो सकता था वो हेल्थ रिलेटेड कंसेप्ट में आ सकती थी। नेक्स्ट स्लाइड, रिलेटेड टू द वेलनेस। अब इसमें आप देखेंगे एक डेफिनेशंस को आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। ऑल थ्रू वेलनेस हैज नॉट बीन डिफाइंड ऑफिशियली, ओनली इट हैज बीन कंसीडर्ड by the different psychologists in the different views. The first condition, the condition of being physically and mentally healthy, physically and mentally healthy may be called a wellness. Wellness is a condition of coordination between society and environment of a person. Next, creativity of a person's innovations, acceptance by the society is known as a wellness. कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में कि हम लोग कहते हैं कि आज के समय में वेलनेस, सही में कोई भी ऑथर सही से नहीं बता पाया कि वेलनेस होता क्या है। हम लोग ये सुनते हैं बुकिश लैंग्वेज में कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली वी कैन बी ओनली ग्राउंड अप बाय द प्रोसेशन इज नोन एज अ वेलनेस। लेकिन मे बी वो चेंज कर सकता है हर पर्सन के साथ और हर एक्टिविटीज के साथ। आवर नेक्स्ट स्लाइड, अब ये कुछ चीजें हैं हेल्थ। हम लोग फिजिकल हेल्थ एजुकेशन बुक से बहुत सारी चीजें पढ़ी, इनको समझाने से पहले मैं एक चीज आपसे बात करना चाहूंगा। किसी भी स्कूल्स में, किसी भी सोसाइटीज में लोग ये कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन, खेलना कूदना, ये बहुत सारे चलते हैं कि ये बेकार चीजें हैं। लेकिन आप में से या हम में से या हमारे पेरेंट्स में से या हमारे आने वाले फ्यूचर्स में कोई एक भी पर्सन ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके घर में कोई भी अनहेल्दी बेबीज का जन्म या कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं चाहेगा कि मेरे फैमिली मेंबर्स या अदर्स मेंबर्स वो किसी न किसी डिजीज से सफर हो। हम और आप अगर किसी भी चीजें से सफर होते हैं, बीमार होते हैं, कुछ भी चीजें होते हैं, तो नेचुरली हमारी सारी नेचुरल वर्कआउट वो रिलेटेड टू एजुकेशन हो, रिलेटेड टू आपका इनकम हो, रिलेटेड टू फैमिली रिलेशनशिप्स हो, इवन तक आपका एम्प्लॉयमेंट भी हो, सभी हैम्पर होते हैं। तो ये मेरे अनुसार से हेल्थ स्टैंड फॉर, ये मैंने खुद डेवलप किया हुआ है। फिजिकल एजुकेशन हेल्थ का कुछ और कंसेप्ट है, ये मेरे अनुसार से, इसके बारे में आपको डिफाइन करूंगा। H stand for healthy habits, E stand for environment, A stand for addictions, L stand for lifestyle, T stand for tenure of life and H stand for heredity. अब ये सारी चीजें जितनी भी हैं, मैं कोशिश तो करूंगा इसमें समझाने का, और हो सकता है मैं समझा भी पाऊँ, हो सकता है मैं ना भी समझा पाऊँ। लेकिन आपसे एक चीज इसे शुरू करने से पहले क्वेश्चन मेरा है, अगर हमारे सर में दर्द होता है, हमारे पेट में दर्द होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले बहुत सही है, पेन किलर की ओर हम जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे बायो टीचर्स भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे इस चीज़ों पे। हमने ऑप्शन तो खोज लिया, पेन किलर्स या सम अदर मेडिसिन, ये सारी चीज़ें आपको पता है, हमें पता है, हमारा सर दर्द यहाँ है। शायद उस मेडिसिन को जो हम यूज कर रहे हैं उसे नहीं पता कि आपका सर दर्द कहाँ है। अगर मैं गलत हूँ या सही हूँ तो आप बता सकते हैं। मेडिसिन को नहीं पता। हम क्या करते हैं कि वर्कलोड के अनुसार, लाइफस्टाइल्स को देखने के अनुसार, क्विक रिकवरी के अनुसार क्या करते हैं, उस मेडिसिन को तुरंत लेते हैं। भैया हमारा सर दर्द था, हमने मेडिसिन लिया, रिलीज। बायो टीचर्स हमारे साथ हैं, आप भी जानते होंगे कि जो मेडिसिन हमने लिया, मेडिसिन वो डाइजेशन प्रोसेस में जाता है, जहां दर्द है शरीर में वहां तो जाकर के वो उसका रेमेडीज कर देता है। बाकी जगह के शरीर में क्या वो नहीं जाता? तो वहां वो क्या करता है? मैनेज। अब नेचुरली डैमेज करने शुरू हो जाता है या चीजों को, कोई भी है। हम यही चीज जानना चाह रहे थे, आपको भी जानने की कोशिश भी है कि रिलेटेड टू हेल्थ हम जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी हैबिट्स को डेवलप कर चुके हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्विक रिकवरी। हम वहां पे टाइम नहीं देते। सर इसके बारे में कुछ हम बोलेंगे। वो मेडिसिन जैसे हम लेते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि फिर से सर दर्द आया, फिर से बॉडीज में अदर पेन्स आए, और वो क्या होगा, हमारी डोजेस बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या 5 mg पे काम चल गया, अगली बार हो सकता है वो 10 mg का डिमांड करते।
हो सकता है नेक्स्ट टाइम और धीरे धीरे वो बॉडीज में अदर पार्ट्स को डैमेज करते हुए न्यू डिजीज को डेवलप करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं 5 लाइफस्टाइल डिजीज आ गई है, जो हमारे शरीर में कब आता है हमें पता नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट वन इज द बैक पेन, सेकेंड वन इज द ओबेसिटी, थर्ड वन इज द हाइपरटेंशन, फोर्थ वन इज द डायबिटीज। और अस्थमा सभी को नहीं रहता। हम एक्टिविटीज जब करते हैं तब हमें मालूम चलता है कि अरे हमारे अंदर थोड़ा सा सांस लेने की क्षमता कम है, जिसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से मेजर करते हैं। लेकिन हमें किसी को नहीं पता चलता कि वो डायबिटीज का कब शिकार हो गया, वो बैक पेन का कब शिकार हो गया, वो ओबेसिटीज का कब शिकार हो गया, अस्थमा या फिर जो भी अदर्स में है। और उसको रिकवर करने के लिए लोग क्या करते हैं, फिर न्यू वेज न्यू टेक्निक्स, वो लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट करना, रूटीन वर्क को डेवलप करना, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, मनी को भी स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आप कुछ बोल सकते हो, उसके बाद मेरे वीडियोस है 10 टिप्स ऑफ ए हेल्दी हैबिट्स। वो एक्चुअली पेन, हाँ क्या ऑफ हो गया, नहीं ऑफ हो गया। वो पेन कैसे रिलीफ होता है और पर्टिकुलर टारगेट और तक कैसे पहुंचता है वो हम थोड़ा सा डील करना चाहते हैं। जैसे हम लोग में न्यूरॉन सिस्टम उसको प्ले कर जानते हो, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ बॉडी नर्वस सिस्टम एंड न्यूरॉन। न्यूरॉन में एक्सॉन और साइडोन, एक्चुअली ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है, नॉन डिवीजन करता है, ये तो मालूम है सबको, हम लोग वैल्यू सब जानते हैं। तो ये देखिए काम कैसे करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको ब्रेन का है, जो भी मेडिसिन लेते हैं वो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन ब्रेन से है कि क्या करना, कैसे खाना है, कब डाइजेस्ट करना, कौन सा एंजाइम्स हार्मोन्स को सिक्रेशन करना, एवरीथिंग इज कंट्रोल अंडर ब्रेन। ब्रेन का भी अलग अलग पार्ट होता है। तो जैसे हम जो भी मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन में वो न्यूरॉन पर एक्टिव करता है। न्यूरॉन भी 3 तरह का होता है, एक होता है सेंसरी, मोटर, एक मिक्स। तो सेंसरी न्यूरॉन, जैसे हमको कोई पेन हुआ, मान लीजिए यहाँ कटिंग हो गया, हाथ खुले में चोट लगा था, हम पेन किलर बहुत ज़्यादा लिए, तभी स्कूल भी आ पा रहे थे। तो एक्चुअली पैर में लगा, हम तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना डाले, दवा लिए, लेकिन वो पेन का ही दर्द पैर वाला खत्म हो गया। उस समय हो सकता है मेरा हेडेक भी हो, तो वही पेन किलर मेरा हेडेक भी काम कर गया, सब तरह से पेन, जितना तरह से बॉडी का पेन खत्म हो गया। तो काम कैसे करता है, एक्चुअली न्यूरॉन का जैसे ही ब्रेन को मैसेज जाता है कि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस है, सेल डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो उस केस में वो केमिकल निकालते हैं। और वो 2 तरह का ट्रांसमिशन होता है, एक रिसेप्टर टू ब्रेन जाता है और ब्रेन से फिर एसेप्टर में जाता है, 2 तरह का। तो ये केमिकल होता है, उसको बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन। जिस तरह से न्यूरॉन का Good daily habits can make such a big difference to your overall health and your life. In this video, I'm going to share 10 daily habits that have changed my life in many different ways. If you're interested, keep watching. For today's video, we're going to talk about 10 daily habits that have made a really big difference to my life in different areas such as physical health, emotional health, and brain health. Before we dive in, I wanted to say a few things so you know the context. The first thing is these daily habits have been the result of gradual habit forming over the last 5 years. It's not something that happened overnight. It is difficult to form habits and it does take time. The second thing, although these habits are daily habits, I don't put pressure on myself to do them every day, especially when things get too busy or things are too overwhelming. Sometimes things slide a little and that's okay. When you're making lifestyle changes, it's not about perfection, it's about doing what you can. And generally, I do try to do these habits at least 3 to 5 times a week in the times that I'm really stressed out, because I feel that they do help me stay on track and they do help reduce stress. Anyway, enough with the introduction, let's get into the habits. The first daily habit is I drink a glass of water as soon as I get up. Well, not as soon as I get up, I brush my teeth, I go to the bathroom, and then I have a glass of water. I find that this has made a big difference to energy levels in the morning. When we're sleeping, we're not taking in any water, and when we wake up, we can be mildly dehydrated. And when we're dehydrated, our fatigue levels go up. There is some science behind this, I will put it in the description box. So a good thing to do is start your morning by getting enough hydration. I drink a glass of filtered water. If I feel like it, I'll add some lemon to it. I don't always do that. And it's usually at room temperature, but if you like warm water, that can work too. It really is about personal preference, but drinking some water in the morning is a great thing to do for your energy levels. Number 2, I meditate for 10 minutes every day. I used to be very skeptical about meditation when I first started. I didn't really believe in it. I didn't think that there was science behind it, but there is actually quite a bit of science. It can do things like reduce anxiety, it can help you improve your immune function, it can help reduce pain. There's a lot that it can do. I have a few links in the description box.
But for me, the biggest change is mental clarity, and I feel much more calm. I am not naturally a calm person. I may appear calm on YouTube, but I am not naturally a calm person. Meditation, years of meditation has gotten me to this point, and I really do think that there are a lot of benefits to trying it out. Now, if you're a beginner, meditation can seem very daunting, and I have 2 tips to provide. So the first one is try to just be very open about meditation in the beginning. The first 10 to 15 sessions for me were very difficult. I didn't know what I was doing, and I felt overwhelmed, and I felt like I was doing it the wrong way. It wasn't until the 15th or 16th session that I really got into it, and I started to see the benefit. So give it time. The second thing is, if you are starting out, try guided meditation versus meditation where you're just doing it on your own. Guided meditation can really help you stay on track and can really guide you through the process. I use an app called Calm. I highly recommend it. I love it. There's also another app called Headspace, which you could try out. Number 3, I go for a brisk walk outdoors every day. Now, I have to say that I live in Canada, so a brisk walk outdoors every day does not happen year-round. It doesn't happen in winter. But for the rest of the year, I do try to get outside because I find it's such a big mood booster to get some fresh air, to get some sunlight, and to be out in the greenery. And there are studies that show that exposure to greenery is good for your health. As usual, everything's in the description box. Now, for me, the brisk walk is not just a mood booster, it's also the way I get exercise. I'm not a gym person, I have never been a gym person, I just don't enjoy it. Kudos to the people who enjoy the gym. I would love to do that, but I just can't. I don't like it. So for me, getting exercise has to be something that's part of my lifestyle. And I love going out for walks, so I've started to make my walks my exercise. Now, the World Health Organization recommends that we get about 150 minutes of moderate cardiovascular activity a week, or 75 minutes of cardiovascular activity. A walk can count if your heart rate is high enough. So when I'm walking, I test my heart rate. I have an app on my phone. Samsung Health is the app that I use. And my heart rate's usually between the moderate and vigorous zone. So my walk actually counts as a workout. It counts as moderate activity. So that's how I get my 150 minutes of exercise per week through my walk. Number 4, in addition to the walk, I exercise. So the walk is great for cardiovascular activity if you're doing a brisk walk or if you're jogging or if you're running. But a well-rounded exercise regimen should include more than just cardio. I like to include some weight training and yoga, but I specifically wanted to talk about weights. There's a lot of women shy away from it, especially because they think they're going to look a certain way if they train with weights. The World Health Organization recommends that the average adult do at least 2 sessions a week. Why is it so important? As we age, we tend to lose muscle mass. It's a normal part of aging. Another normal part of aging is losing bone density. It happens. But we can slow that process down with one thing, and that one thing is weight training. So it doesn't matter what age you are, you could be in your 20s or your 30s, it's never too early to start preserving your muscle mass and preserving your bone density. If you're a beginner, you should always speak to a professional and learn the proper moves. You could do body weights or free weights, but always speak to someone who knows what they're doing so you don't get injured. And then eventually when you know what you're doing, you could always work out at home. That's what I do. I am not a gym person, as I mentioned earlier, so I don't go to the gym, but I will use free weights and body weight exercises at home. If you're interested in the exercise channels that I follow, I have them in the description box below. Number 5, I try to eat something green every day. It's rather embarrassing, but I will admit that even as a nutritionist, I find it hard to eat greens. I did not grow up eating greens, so it's a very foreign concept for me. But I do understand that they are very nutrient dense, and it's a good idea to get some greens on a daily basis, especially a variety of greens, so you're getting a variety of vitamins and minerals. If you're interested in nutrient density scores, I have one link in the description box below. Now, if you're a beginner, the easiest way to add greens to your diet really is smoothies. I find that that was the best gateway for me to get into the habit of eating greens. If you're interested in how to make green smoothies taste better, I do have a video on it, which I will link in the description box below. Number 6, I eat at least 2 to 3 servings of brightly colored fruits and veggies every day. This is my bare minimum, 2 to 3. I usually try to eat more. Why is it important to eat brightly colored fruits and veggies? Well, you may have heard of the term eat the rainbow. Eat the rainbow basically suggests eating fruits and veggies from different colors. Because different colors mean they have different phytochemicals, which mean they have different health properties.
Some phytochemicals can help with cancer prevention, some can help with liver, some can help with metabolism. There's different reasons to have those phytochemicals, and it's a good idea to get a variety. So I do try to get at least 2 to 3 servings of fruits and veggies from those different groups. If you're interested in learning more about eating the rainbow, I have a link in the description box below. Number 7, I listen to relaxing music every evening as a way to wind down. So music has many different health benefits. The science is still emerging, but what I found very interesting is that nature sounds and relaxing music can help reduce stress. It can help reduce the stress hormone called cortisol. If you're interested, the science is in the description box. So I do try to listen to something that's very relaxing, flutes, maybe some nature sounds, rustling of leaves, things like that, a waterfall. Those are all really nice to listen to at the end of the day as a way to wind down and just relax. Number 8, I try to read or learn something new every day. And I love to do this because it's something that I truly enjoy, but there are other benefits to it, especially when it comes to brain health. So as we age, there is that natural decline in our memories, it happens, but mental stimulation can slow down that decline. So for me, it's reading. I also like to learn new things. For you, it could be whatever works for you. If you're a reading person, read a book. Fiction and nonfiction both have their benefits. If you're not into reading, learning a new language on an app such as Duolingo could work, or you could watch something every day, like short snippets on TED Ed to learn something new. It's all about keeping your brain engaged and stimulated. Number 9, I try to spend quality time with loved ones every day. And I want to underline the word quality time, because a lot of us end up spending time with our loved ones, but we're on our phones and we're not properly engaged with them, we're not really talking to them. It's not good communication. And this happens to everybody. It's just the digital age that we live in. I used to scroll on my phone next to my husband and I felt like I was spending time with him, but that wasn't really spending time. So now, no phones, properly talk to him. I spend time with my cats too. I find that cuddling a pet or a human too can help you release oxytocin, which is known as the cuddle hormone or the love hormone, and it can help reduce stress. Number 10, I avoid phones in the 1 hour before bed. So I used to be on my phone right before bed, and I found it very difficult to fall asleep because my brain was all over the place. It was very mentally stimulated. And phones also emit something known as blue light, and that blue light is something that your brain thinks is daylight. So when you're Thank you for watching the video. 10 tips of healthy lifestyles. Little difficult for teachers. Next one, related to the E stand for environment. हेल्थ का मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छा हाइजीनिक फूड ले, अच्छा टाइम स्पेंड करें, हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करें। डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। लोग कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये सही बात भी माना जाता है। मस्तिष्क तो स्वस्थ शरीर में है, लेकिन स्वस्थ शरीर कहाँ है? वो नेचर जहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे आपका वर्किंग कल्चर हो या फिर कहते हैं कि जहाँ फैमिली हो, होम हो, सोसाइटीज़ हो, या फिर किसी भी जगह पे आप किस जगह पे अपना टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, वो वातावरण कैसा है, और वहाँ पे आपका गेट टुगेदर्स जिस कलीग के साथ है, जिस वर्क कल्चर के साथ है, या फिर एक एलोन है। कहते हैं कि बीएसएफ में सबसे ज़्यादा हेल्दी पर्सन्स की रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन सबसे पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि 8 घंटे एलोन आपको खड़े रहना, बैठना, बिना किसी से बात किए। अगर आप सक्सेसफुली कर सकते हैं तभी आप बीएसएफ का अचीव कर सकते हैं। फिजिकली फिट होने की वजह से वो पैरामीटर्स में सेलेक्ट तो हो गया, लेकिन 8 घंटे अगर मैं और आपको अगर 8 घंटे एक जगह पे खड़े रहने के लिए कह दिया जाए तो 8 घंटे तो दूर की बात है। 3 घंटे तो छोड़ दीजिए, 8 मिनट भी पॉसिबल नहीं है। बॉडी लैंग्वेज विल बी चेंज, फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाएगा, बिहेवियर एस्पेक्ट्स बदल जाएगा, और उनकी ड्यूरेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटीज जो रहती है ड्यूरेशन ऑफ 8 आवर, 10 आवर्स या 14 आवर्स, लेकिन वो हेल्दी पर्सन फिजिकली एज वेल एज मेंटली, उनको ट्रेनिंग पहले दी जाती है।
और बीएसएफ के बॉर्डर्स का मतलब बहुत दूर है। हम लोग दूर से थोड़ी सी दूर पे चले जाते हैं जॉब करने के लिए, तो बोला कहाँ जंगल पे चले गए, कोई बात करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, क्या है। और जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं खास करके वैसे जगह पे जहाँ पे नेचर इन्वायरमेंट है सब उनको खुद एक्सेप्ट करना पड़ता है, उनको उनके अनुसार डेवलप अपने आप को करना पड़ता है। एक नेक्स्ट वीडियोस है लेकिन मैं वो लास्ट में आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं एडिक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं आदतें। हर पर्सन का रिलैक्स होने का आदत अलग अलग है। किसी की आदत हैबिट्स के अनुसार है, किसी की आदत कल्चर के अनुसार है, किसी की आदत डिमांड और नीड्स के अनुसार है। मेरा बॉडी वेट बढ़ रहा है, मुझे लगता है खाना खा लिए, भाई क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद 1 घंटे घूम के आना है, वो डाइजेस्ट होगा। और मैं अपने बायो टीचर से हेल्प ही करूंगा। मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्कआउट किया है और वो शायद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि कोई भी फूड्स अगर हम लेते हैं तो कैसे वो काम करता है। तो एडिक्शंस का मतलब ये नहीं कि ये जो चीज़ें दिख रही है इसमें लीकर्स है, स्मोकिंग्स है, ड्रग्स है, अल्कोहल से बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी एडिक्शंस ये भी है कि हमें प्रॉपर नींद नहीं आता, मोबाइल हाथ में पड़ा हुआ तो एक बार चलो देख लेते हैं, फेसबुक देख लिए, व्हाट्सअप चेक कर लिए, मेल चेक कर लिए या किसी भी चीज़, वो भी एक हमारी आदत है। आज के समय का सबसे बड़ा एडिक्शन। और किसी भी जगह पे एडिक्शंस का मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं कि जिस चीज़ के कारण हम बर्बाद हो गए, हम नहीं बर्बाद हो रहे, हमारी हेल्थ कंसर्न और हेल्थ इश्यूज इंक्रीज हो गए और वो चीज़ें जब धीरे धीरे बढ़ने चली जाती हैं तो लोग कहते हैं कि डिप्रेशन, हमें तो पता नहीं कल ये बहुत हेल्दी था, ये अचानक कैसे बीमार पड़ गया, इसे तो हार्ट स्ट्रोक आना ही नहीं चाहिए था, इनका तो ब्रेन डैमेज होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो चीज़ें क्या है कि आप जो उसे 10 मिनट देखे, आपने वो ऑब्जर्व किया, लेकिन बाकी के 23 घंटे उन्होंने अपने लाइफ को कैसे स्पेंड किया है वो हो जाते हैं। और उन चीज़ों पे कभी कभी कुछ चीज़ों को होता है कि नहीं, हम फैमिली से बिना बात किए रह नहीं सकते, बिना फेसबुक हम दिए रह नहीं सकते। तो हमारी भी आदत है कि भाई लॉगिन है, एक बार फेसबुक में देख लेते हैं क्या चल रहा है भले। और कभी कभी ये होता है कि एक वीडियोस आप देखने जाइएगा, उसके काउंटर में नेक्स्ट जब तक हमारे पास एक वार्निंग नहीं आ जाए कि और 90% उसके बाद भी होता है कि आपकी आंखें भी जवाब देने लगती है। और ये आप और हम लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्व करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लेने से आंखें नहीं खराब हुई, उस एडिक्शन की वजह से आंखें खराब हुई। आज के समय में ऐसे है कि फैमिली का नाम बहुत दूर की बात है, पैसा बहुत दूर की बात है, अगर रात में मोबाइल ना रहे तो कुछ है ही नहीं। और ये बीइंग फैक्ट है। डाइट्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्किप ऑफ द मील्स, छोड़ने की आदत लग जाती है। हमें लगता है कि चलो भाई आज हमने थोड़ा हैवी डाइट्स ले लिया। इसमें 2 प्रकार के आपको दिख रहे होंगे, एक तो आपको दिख रहा होगा जो आपके अल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स और बीटा ब्लॉकर्स के रूप में यूज करते हैं और कहते हैं कि इंसान के अंदर पानी, हाँ सर मैं इसमें कुछ चीज़ें बताऊंगा, ये चीज़ें जो लग रही है कि वाइन है, ये स्मोकिंग ड्रग्स है, या अल्कोहलिक है, कोई भी चीज़ें, बीइंग फैक्ट ऑफ लाइफ, ये जितना हार्मफुल है उतना ही आपके बेनिफिशियल आपके लिए बॉडीज। वो मैं बताऊंगा सर शाम को डिनर पे और आराम से नहीं बताऊंगा सर, जब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्कआउट कराऊंगा, एक वर्कआउट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपको तब वहां पे दिखेगा कि जब आप एक प्लेन वाटर पीते हैं उसका ड्यूरेशन ऑफ कंजम्पशन कितना है आपका डाइजेस्टिव में। अगर आप एक लेमन वाटर लेते हैं, एक अगर आप कलर कंपाउंड्स जिससे हम लोग कहते हैं कि आप ऑरेंज जूसेस लेते हैं या फ्रूट जूसेस लेते हैं, उनका डाइजेस्टिव बहुत, और अगर आप एक लीकर लेते हैं तो उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या होगा। सर आरओ का पानी जो लोग पी रहे हैं क्या वो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है? ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि आरो मींस हम ये सिर्फ बता पाएंगे वाटर, उसका वेरिफिकेशन क्या है। किसी ने आपने आरो बोल दिया, किसी ने एक्वाफिना बोल दिया, किसी ने अदर्स नाम बोल दिया, ये मेरे ख्याल से हर की ह्यूमन कॉम्पोजिशन जो बॉडीज के डिमांडेशंस है मेल और फीमेल्स दोनों के अलग अलग है। जो पानी हमारे लिए फायदेमंद है हो सकता है कि हमारी फीमेल जेंडर्स के लिए वो फायदेमंद ना हो, और वो कुछ स्टेजेस ऑफ लाइफ है और जिसे हम लोग फीमेल फेट्स के नाम से भी जानते हैं, मैं उससे ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन वो टेक्निकल वर्ड्स पानी की स्टेटस को चेंज नहीं करता।
मैंने फिर क्या बोला कि वो चीजें आपका है, उन्होंने कहा कि स्टेटस, मैं तो बोला कि दोनों पानी लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सर। अब मैं यहाँ से अपने बायो टीचर्स को हेल्प के लिए बुलाऊंगा। ये वैसे फूड्स हैं जिनको लोग कहते हैं कि घर पे भी छुपा छुपा करके या कोई भी चीज़ों को बच्चे दिए जाते हैं कि चलो तुम काजू खा लो, तुम किशमिश खा लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। लेकिन हमारे डाइजेशन में जाने के बाद क्या टाइम ड्यूरेशन लेता है, वो खास करके सभी के अलग अलग है। जैसे कहते हैं कि वाटर डाइजेशन टाइम्स इसमें कहा जाता है कि 5 मिनट्स। हम कोई भी पानी पी ले, और पानी इंसान जब पीता है तो वो तब तक पीता है जब उसे सेटिस्फाइड ना हो। उसके बाद है आपका, मुझे दिखाई दे रहा है आपको की प्रॉब्लम हो चुकी है, आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यूरेशन। सेकंड वन इज द ग्रेप्स, थर्ड वन इज द एप्पल्स, देन कैरेट, देन पोटैटोस, देन वाटरमेलन्स, देन आलमंड्स। ये 30 मिनट कौन सा? 30 मिनट और 30 आवर्स। नहीं 30 मिनट्स आपको मैं बताऊंगा। हाँ जी, इसलिए क्योंकि अभी आप बेसिक जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वो चीज़ें शायद डे सर आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि आप जो सोच रहे हैं कि हमने खाया वो डाइजेस्ट हो गया। एक किसी भी फूड्स को 30 आवर्स कंप्लीट आपके इंटेस्टाइन से, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के थ्रू बाहर निकलने में लगता है। हमें लगता है कि हम डाइजेस्ट कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली वो डाइजेस्ट होता नहीं। एंजाइम न काम करे तो एक फूड को खाने में कंप्लीटली 100% डाइजेस्ट करने में 50 साल लगता है। और आपको वो फूड्स आइटम नहीं, मैं आपको वो सिस्टम पे भी लेके भी थोड़ी देर में आऊंगा कि जिस चीज़ों को हम लोग सिर्फ सुनते हैं कि अरे खा लिए डाइजेस्ट हो गया, कल रात को ये खाए थे ठीक हो गया, ये चीज़ें वो आपकी बॉडीज में काम कैसे करता है। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल्स निकाला है जो गूगल के थ्रू ही निकाला है, मेडिकल साइंस वाले बुक में अवेलेबल था, वहाँ से लेके निकाला कि चलो भाई ये चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। अब मैं सर को बुलाऊंगा, डे सर को, ये हमारे बायो के एक्सपर्ट है, ये हमसे बेटर आपको समझा सकेंगे। और मैंने इसे बोला थोड़ा क्लोज रह करके अगर आप देखते तो चीज़ें आपको दिखती। सर कितना भी जूम करेंगे ना तो वो और फटेगा चीज़ें। स्लाइड लिया अगर आप सेकेंड स्लाइड में जाएंगे, यहाँ पे एक स्लाइड बना हुआ है, आप उसमें पहले पढ़िएगा कि आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स, एक फूड कैसे वर्कआउट। नीचे भी बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड करें। हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे भी आप ला सकते हैं। अब आप इसको अगर बारीकी से पढ़ेंगे ना एक एक पॉइंट्स को, तो आपको मालूम चल जाएगा कि रियली में वो काम क्या करता है। इससे पहले वाले स्लाइड्स में आपको वो चीज़ें हम लोग कहते हैं ना कि ऑपरेशन कराए ये हटवा दिए, इसका यूज़ क्या था वो इसमें शायद अच्छे से और समझ। हाँ थैंक यू सर, यू कंटिन्यू। हाँ देखिए ऑलरेडी जो हम लोग जैसे बोलते हैं फूड लिए और भूख लग गया तो फिर दोबारा फूड लेना, तो ऐसा नहीं होता। कम से कम 24 आवर्स तक, क्या सर, 1 से 2 दिन तक कंप्लीट डाइजेशन होने लगता है। फूड का भी 3 कैटेगरी होता है, एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। बाकी जितना आपको विटामिन्स है, मिनरल्स है, उसका डाइजेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है। आप इंस्टेंटली लीजिए, इंस्टेंटली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, बॉडी में यूज चले जाते हैं। तो हम लोग फूड लिए, प्रोटीन लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स है, तो आप उस कैटेगरी का फूड भी होते हैं 3 तरह का। प्रोटीन क्यों लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्यों लेते हैं, कब किस लेना है, तो कार्बोहाइड्रेट से ये एनर्जेटिक है, ये एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। प्रोटीन से ये बॉडी बिल्डिंग है, प्लस डिफरेंट तरह का जो प्रोटीन हार्मोन से, एंजाइम से, उसको भी हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग। प्लस है फैट्स, फैट्स एक भी एक एनर्जेटिक्स है, प्लस ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉडी का एक होमोस्टेसिस मेंटेन करना, टेम्परेचर रेगुलेशन करना। जैसे आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बाहर में ठंडा है फिर भी हम लोग को बॉडी रेस्ट करता है, ये ड्यू टू फैट। एक फैट का एक इंसुलेशन लेयर बनाता है बॉडी में, जिसको बॉडी टेम्परेचर को हम लोग का बाहर से कोई रिलेशन नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है बाहर में तो पर्सपिरेशन होगा, पसीना होगा, जिससे बॉडी का कूलिंग इफेक्ट होगा। और बहुत ज़्यादा अगर कूल है तो बॉडी में वाइब्रेशन होता है, सीविंग, जिससे बॉडी में हीट जनरेट होता है, तो वो फैट्स का काम होता है। तो हर एक फूड का एक इम्पोर्टेंस है, पर्टिकुलर एज के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, पर्सन के लिए, एज फैक्टर के लिए भी चाहिए। इवन पर्टिकुलर साइंटिस्ट के, कोई डॉक्टर है, मेल है, फीमेल है, सबका अलग अलग फूड का हैबिट है, मतलब एक रिक्वायरमेंट है।
उस अनुसार फूड लेंगे तभी हम लोग कर सकते हैं। उस अनुसार जैसे कि फूड का ये इसका मेन कहना कि सर इसका हमको कैसे कैसे डाइजेशन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का इंस्टेंटली डाइजेस्ट होता है। आप माउथ फूड लीजिए, यहाँ से सलीवा निकलेगा, सलीवरी ग्लैंड से वो इंस्टेंटली डाई करके ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज आपको इजीली डिजोल्व होकर ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। फिर आते हैं जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन का सबसे लॉन्गेस्ट डाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ से तो कोई डाइजेशन नहीं होगा, ये ऑसोफेगस से इसमें कोई डाइजेशन नहीं, स्टोमक में, स्टोमक में आके आपको एक एसिड निकलता है, और ऐसे ही बहुत जानकारी नहीं बोले बाप रे इसमें एसिड कौन सा निकलेगा, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फूड को सीधे सीधे मतलब एक डाइल्यूट फॉर्म में कर देगा, सेमी सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जितना जर्म्स को उसको मार देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं कि फूड को डायरेक्ट हम लेते हैं, लेने की वजह से हम लोग रिसर्च पीरियड है 20 मिनट है 10 मिनट में इंस्टेंटली ले लिए खा लिए हो गया, ऐसा फूड का हैबिट नहीं। फूड को कोई भी चीज़ का एक न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होता है और उसको डाइजेशन का एक प्रॉपर वे होता है, तरीका होता है, इसलिए जैसे कोई भी फूड लेते हैं प्रॉपर मस्टिकेशन होना चाहिए। देखिएगा एक ब्रेड का टुकड़ा हम ऐसे जूनियर क्लास से भी पढ़ते हैं कि जैसे हम रोटी को खाते हैं ऐसे निकल गए तो टेस्ट नहीं है। आप एक रोटी को लीजिए बढ़िया से 5 मिनट तो उसको च्यूइंग कीजिए, सैलिवा मिक्सअप होगा, उसका एक अच्छा सा बोलस बनेगा, फिर वो इनहेल करने भी आसान हो जाएगा और वो टेस्ट मीठा भी लगेगा। तो एक ही रोटी आपको बहुत टेस्टी लगेगा, भले आपको सर्दी नहीं है, नमक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस रोटी को चबा चब खाएंगे आपको टेस्टी लगेगा और हेल्थ के लिए वो टॉनिक का काम करेगा। इसलिए कोई भी फूड को प्रॉपर मस्टिकेशन से, प्रॉपर प्रोसेसिंग से हमको लेना होगा। अब प्रोसेसिंग हम लोग 2 तरह का करते हैं, एक होगा एक्सटर्नल, एक होगा इंटरनल। एक्सटर्नल में हम उसको पहले स्लाइस करते हैं, बॉईल करते हैं, कुक करते हैं, फिर हम उसको माउथ में मस्टिकेशन करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है। ये प्रॉपर प्रोसेस है। तो ये प्रोटीन का सबसे लॉन्गेस्ट डाइजेशन आपको यहाँ से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन चलेगा। अब स्टोमक में अलग अलग एंजाइम्स है, HCl होगा, उसमें से पैप्सिन होगा, उसमें से फिर आपको अमाइलेज होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लाइपेज है, जो अलग अलग कैटेगरी के एंजाइम्स निकलते हैं और अलग अलग फूड को डाइजेशन करता है। जैसे प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम्स है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट एंजाइम्स है, फैट डाइजेस्ट एंजाइम्स है, अलग अलग है, तीनों का तीनों स्टोमक से निकलते हैं, स्टोमक में। उसके बाद आएगा तुम्हारा आपका आ जाएगा ड्यूडेनम में फिर ये लीवर का काम यहाँ बढ़ जाएगा, एरिक पैंक्रियास। ड्यूडेनम में 2 तरह का एंजाइम्स इसमें मतलब केमिकल्स निकलेगा, एक तुम्हारा बाइल पिगमेंट और पैंक्रियास से पैंक्रिएट जूस, दोनों का दोनों यहाँ आके डाइजेशन करेंगे, ठीक है। फाइनली ये जितना तरह का प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना तरह कार्बोहाइड्रेट्स है वो तुम ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना फैट्स है वो फैटी एसिड में ग्लिसरॉल। दिस इज द माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब इसका एक्चुअल बॉडी में सेल इसका यूज कर सकता है। हम लोग फूड ले लिए और डाइजेशन कर ही नहीं पाए, ऐसे ही गोटा ही गटर रह गया, मतलब निकल गया, ऐसे ही मतलब रह गया, उसका डाइजेशन प्रॉपर हो ही नहीं पाया, तो वो फिर वेस्टिंग ऑफ फूड हो गया। इसलिए फूड को इनफ फूड लेना है जितना हमको जरूरी है। कभी कभी हम जैसे पार्टी में जाते हैं, मोर देन इनफ कि आज बहुत ज़्यादा फूड मिल गया, चलो किस तरह से ले, अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, दैट इज वेरी बैड। आपको जितना जरूरत है उतना लीजिएगा, उतना ही आपको फूड डाइजेशन होगा और बॉडी का यूज होगा, और बॉडी में यूज होकर एक्चुअली ब्लड में जाएगा, वो ब्लड में एक न्यूट्रिटिव होगा, और वो ब्लड का जो फंक्शन, जो फूड का एक्चुअल फंक्शन है, जैसे कि आपको प्रोटीन भी अलग अलग तरह के होते हैं। प्रोटीन एक कुछ होता है बाहर से, अमीनो एसिड भी अलग अलग, प्रोटीन एक्चुअली अमीनो एसिड का बना होता है, और अमीनो एसिड 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। वो अमीनो एसिड आप किस फूड से कैसे लेंगे, किस तरह से आपको हेल्थ अच्छा रहेगा, वो आपको बहुत बड़ा फैक्टर है। जो करीब 12 अमीनो एसिड ऐसा है कि बॉडी सिर्फ सिंथेसाइज कर लेता है, लेकिन 8 अमीनो एसिड के लिए हमको फूड का सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ता है कि किस अमीनो एसिड कहाँ पाया जाता है। वो अगर रियली हमको फूड वैल्यू उस अमीनो एसिड के अनुसार अगर हम वैल्यू लें तो हम लोग का हेल्थ जैसे चाहें जिस तरह से ग्लोरियस हेल्थ हो उस तरह हो सकता है अमीनो एसिड। और इसीलिए देखिएगा जितना फूड, जितना प्रोटीन सब्स्टिट्यूट है जिसमें ये अमीनो एसिड है, उसका फूड का वैल्यू का जो कीमत है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग नहीं जानते कि ये फूड इतना क्यों कॉस्टली है, तो वो अनमोन वगैरह जितना भी है, देखिए वो फूड क्यों इतना कॉस्टली है, क्योंकि साइंटिस्ट ने उसको वैल्यू दे चुका है कि इसके पास ये वैल्यू है, अब आपको लेना चाहिए, इसलिए आपको हेल्थ अच्छा है। लेकिन हम लोग ऐसे लेते नहीं हैं, हम लोग वैल्यू देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं, बहुत सारा फैक्टर भी है रियली में। फिर आते हैं ड्यूडेनम में, ये आपको जैसे कि अभी नॉर्मल प्रॉब्लम आ रहा है गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जैसे हम लोग जितना पानी का डिमांड है हम लोग नहीं पीते हैं। एक्चुअली डाइजेशन के लिए प्रॉपर
लिक्विड फॉर्म में फूड को होना चाहिए, सॉल्युबल होगा, वो डिजोल्व होगा, फिर जाके आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम लोग वाटर नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन में है और बहुत सारा प्रॉब्लम भी है, वो हम लोग नहीं लेते हैं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो बहुत कम। दूसरा हैबिट है क्या है, हम फूड रखे हुए हैं, बोतल भी रखे हैं तुरंत पानी पी लिए, दैट इज ऑल्सो बैड हैबिट। फूड को हम एक प्रॉपर मस्टिकेशन करके प्रॉपर वे में उसको फूड को लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसको खाने के बाद हम करीब नहीं तो 30 मिनट के बाद ही उसको पानी का यूज़ करें। 30 मिनट बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो पूरा पेस्ट जितना एंजाइम्स अपना काम करने लगा। क्या कि मान लीजिए एंजाइम्स का एक साइट होता है, बहुत ज़्यादा अगर साइट होगा तो सब फूड पार्टिकल को एक्शन नहीं करके उसको तोड़ देगा। लेकिन जैसे ही हम उसको आधा घंटे के बाद फूड लेते हैं, फूड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंजाइम्स का रेशियो कम है, बहुत अच्छा से उसको डाइजेशन करेंगे। उसके बाद हम पानी पिएंगे तो वो जो सॉल्युबल पार्ट है, अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट, आपको फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, वो बिल्कुल पानी में अलग हो जाएगा और वो हर एक सेल पर एक फ्री सरफेस, ओपन सरफेस मिलेगा, बहुत अच्छा से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यूज हो जाएगा। दैट इज द गुड हैबिट कि हमको आधा घंटे के बाद ही पानी लेना। उसके बाद सीधे आपको जैसे गॉल ब्लैडर में क्या पानी नहीं लेते हैं तो नदी अपन एक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे गॉल ब्लैडर का जो उसमें से 2 पिगमेंट है, बाइलोरुबिन और बाइलोरुबिडिन है पिगमेंट, और वो डाइजेशन करता है फैट्स को ब्रेक करता है, इमल्सिफाइड करता है। सबसे बिग प्रॉब्लम है फैट्स का डाइजेशन करना, वो इमल्सिफाइड करता है। लेकिन पानी का रेशियो अगर कम होने से यही आपको गॉल ब्लैडर में जो सॉल्ट है वो जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। नहीं अपन आइसोलेट करके सीधे डॉक्टर जाते हैं, कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है आपको गॉल ब्लैडर अलग करना हो, लेकिन उसके बाद का क्या प्रॉब्लम है ये आपको मालूम नहीं। गॉल ब्लैडर होने से फैट्स आइटम, ऑयली आइटम बिल्कुल ही नहीं ले नहीं पाएंगे, एकदम मतलब थोड़ा सा लेंगे तुरंत इंडाइजेशन एसिडिटी शुरू हो गया। अभी जैसे एसिडिटी भी कॉज है। आप अगर फूड लेते हैं, जैसे हम लोग स्कूल टाइम में आप रियलाइज कर रहे होंगे, प्रेमिस से थोड़ा सा दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, हम लोग स्कूल टाइम में आते हैं, देखिएगा रूटीन हुआ हम लोग रहता है कि भाई इतने बजे टिफिन लेना है, घर जाना, इतने बजे खाना खाना है, रात को भी इतने बजे खाना खाना, रूटीन हुआ। घर में रहिएगा जो जैसे मन तैसे हम लोग खाते हैं। नतीजा पर क्या होता है, एक हार्मोन जो एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है उसका एक ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, उसका एक टाइमिंग है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। वो आप सिक्रेशन पर्टिकुलर समय फूड लीजिए, फूड का सिक्रेशन होगा, एंजाइम का सिक्रेशन होगा, एकदम अप टू मार्क्स डाइजेशन होगा, योर हेल्थ इज ओके, योर फूड वैल्यू इज अप टू डेट, आपका कॉस्टिंग का एक्चुअल वैल्यू मिल गया। लेकिन हम लोग अगर जैसे तैसे फूड लिए, आज यह खा लिए, कभी वहाँ मिल गया, कभी वो मिल गया, जैसे झा सर को मीठा दे, अभी खाए तो अभी खा लिए, ठीक है। तो वो हम लोग हैबिट को भी दूर करना है, मतलब हमको भूखे रहना है, लेकिन खाना जिस समय खाना है वो खाना है। एक मिलिट्रीज हम पूछे थे, तो सर ये आप लोग इतना फिट फाट रहते हैं, इतना हेल्दी रहते हैं, तो सर हमको कुछ टिप्स दीजिए इसके बारे में। उनको एक ही बात बोला है, बाबू जो भी खाना खाना एकदम लिमिट में और एकदम टाइम फैक्टर। आपको 8 बजे अगर लेना है तो 8 बजे लेना, अगर रात को 10 बजे खाना लेते हैं 10 बजे, भले आप बाहर में नहीं खाना ले पा रहे हैं, कुछ खा लो लेकिन खाना खाना। उससे क्या होता है, हम लोग एक टाइम फैक्टर होता है, उसके बाद एसिडिटी, जैसे हम बोलते हैं ना पेट में चूहा कूद रहा, एक्चुअली होता क्या है, एसिड। आपको उस टाइम पीरियड में आपको फूड नहीं मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया, जितना एंजाइम से निकल गया, और वो खोज रहा है मस्टिकेशन, जिसको हम पेरिस्टोलिसिस बोलते हैं। वो एक्चुअली स्टोमक उसमें से सिकुड़ता फैलता है, जिससे डाइजेशन का पार्ट है, जिसमें मैकेनिकल डाइजेशन, वो सिकुड़ता फैलता है। उस समय अगर एसिड अगर है, सिकुड़ नहीं मिला, फूड वगैरह नहीं मिला, तो वाल पर रिएक्शन करेगा, एसिडिटी, उसमें एसिडिटी होगा प्लस अल्सर भी हो सकता है। ओके, तो ये आपको हो जाएगा। फिर पैंक्रियास है, पैंक्रियास से बहुत सारे एंजाइम्स हैं, पैंक्रियास बोलते हैं, है ना, ट्रिप्सिन, कार्बोट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, वो सब से बहुत सारे एंजाइम्स हैं। फिर फाइनली जितना तरह का कार्यक्रम हो गया फूड मेटल का, फाइनली आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, नियर अबाउट 12 मीटर्स लॉन्ग। ये काफ़ी स्पाइरल होता है, कॉइल होते हैं। वहाँ पर जितना इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जैसे फैलेंजेजियल स्ट्रक्चर, जिसको हम भिलाई, माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये जितने तरह का न्यूट्रिएंट्स है जो आपको पहले से प्रिपेयर किए, सफिशिएंट वाटर लिए, प्रॉपर बाइल पिगमेंट का सिक्रेशन हुआ, प्रॉपर एससीएल का एकदम डाइल्यूट फॉर्म में आ जाएगा, माइक्रो फॉर्म में, ये अब्जॉर्प्शन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड का सप्लाई का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होता है, ये सीधे ऑब्जर्व कर लिए, ब्लड में चले गए, डायरेक्ट ऑर्गन में चले गए, फाइनली काम हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग फूड यहाँ लेते हैं स्टोमक में, सीधे चलेगा ब्लड में, और ब्लड में सब जगह वो घूमते रहेगा, सर्कुलेट करते रहेगा, हर एक सेल को डिमांड के अनुसार ले लेगा, और जो भी एस्ट्रेटिव प्रोडक्ट है वो ले लेगा।
फाइनली आता है आपको जो भी बच जाएगा, मान लीजिए कोई भी चीज अगर वेस्टेज होता ही है, तो वेस्टेज में जितना वेस्टेज ही आपको ला इंडस्ट्रियल में जाना, जो कि अननेसेसरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं सेलुलोज, सेलुलोज का हम लोग डाइजेशन कर ही नहीं सकते हैं। एक हर्बिवरस एनिमल से पत्ती वगैरह ग्रीन पौधा वगैरह खा लेता है, डाइजेशन होता है, क्योंकि एंजाइम्स होता है। हम लोग भी उसको खाते हैं, साग बच्चा हरा भरा जो भी चीज है, लेकिन उसको डाइजेशन हम लोग नहीं कर पाते। बोलेंगे लेते क्यों है फिर? एज ए फाइबर, वो सेलुलोज एज ए फाइबर एसिडिटी के रूप में बॉडी में डिपोजिट होके ये स्मॉल ला इंटेस्टाइन्स होते हैं, फाइनली बाहर निकलते हैं। प्लस प्लस जो वाटर है, मिनरल्स है, विटामिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, फाइनली वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन, वेल कोऑर्डिनेशन किडनी के साथ होता है, जिसको हम बोलेंगे ऑस्मोरेगुलेशन। ये पूरे तरह का वाटर सॉल्ट बैलेंस के साथ ही ऑस्मोरेगुलेशन होता है, पूरा बॉडी को मैनेज करता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू डे सर। मैं कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ। Namaskar, an Indian greeting for hello and Swagatam. Welcome. My name is Kajal Bora. Namaskar, an Indian greeting for hello and Swagatam. Welcome. My name is Kajal Bora and it's an honor to be your guide. In today's video, I would like to share 10 tips for eating healthy and live a healthier lifestyle. First off, commit to your education. The media, all the corporate marketing and jazzy advertisements are doing a great job of confusing us. Prepare yourself with knowledge. Ignorance is not bliss when it comes to what you eat and what you feed your family. Remember, you eat what you see. Surround yourself with healthy, clean foods. Keep unhealthy foods out of the house. Buy heaps of fruits, vegetables and nuts so you always have them on hand when you're hungry. Have chopped fruits in a transparent container in the fridge to tempt you. Swap healthy foods for their unhealthy counterparts. Try using avocado instead of butter, dates instead of white sugar, whole grain bread and pasta instead of white bread and pasta, brown rice instead of white rice, and fruit as a treat instead of candies. Start crowding out the bad stuff. Always be prepared, particularly if you're going to be on the go. When you are on the move, there are most likely going to be temptations in the form of processed foods around you. It's crucial to be prepared by either having a full stomach or some kind of clean snacks on hand. Bring along your favorite fruits, nuts, bars or energy balls for a snack. Try carrying a few bananas or apples. These are literally nature's fast foods and can nourish you and pep you up in an instant. When you go food shopping, spend the most time. Namaskar, an Indian greeting for hello and Swagatam. Let's stop. The next one, according to health, tenure of life. आप इस डायग्राम्स को देख करके आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हमारी लाइफ कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है, और फिर से वो एक साइकिल में जैसे रिपीट। लेकिन इसमें दो स्टेज ऐसे हैं जहां पे डिपेंडेंसी, स्पेशली अप टू दिस स्टेज मीन्स एट द स्टेज ऑफ द क्राउडिंग, और सीनियर सिटीजन्स में आप यहाँ से मान सकते हैं जहाँ पे हमारी लाइफस्टाइल या हेल्थ स्टेटस या डाइट या एटमॉस्फेयर या वर्क कल्चर विल डिपेंड अपॉन आवर पेरेंट्स। वो जिस एटमॉस्फेयर में रखें, वो जो खाना दें, वो जिस नेचर में वर्कआउट करवाएं, तो जिस तरह का मुझे लाइफस्टाइल में लेके जाएं।
तो कहते हैं कि लाइफ आज जहाँ से शुरू है कल को वहीं जाकर फिर से खत्म हो जाएगी, और पूरी दुनिया इस भाग में है कि हम स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारे परिवार में सभी स्वस्थ रहें, लेकिन एक्टिविटीज से, एजुकेशन से वो अपने आप को दूर किए जाए। कोई नहीं चाहता कि जाकर के ग्राउंड पे वर्कआउट करे, डिमांडेशन बढ़ता है तब वो जाकर के वर्कआउट या डाइट या बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करते कि हमें वो काम करना चाहिए। उसके बाद एक हमारा लास्ट स्लाइड है, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी आपको कर सकता है कि हेरिडिटी और जेनेटिक्स हमारे हेल्दी और वेलनेस को क्या इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हेल्थ और वेलनेस, मैं फिर पहले भी कहा था कि सब कुछ डिपेंड अपने ऊपर करता है, लेकिन हमारे घर पे जो वातावरण है, सपोज मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे कहा जाएगा कि आप जाके नॉनवेज का यूज़ करें, लेकिन हो सकता है मेरे घर वाले मुझे ना दिए, हो सकता है कि मैं प्योर का प्योर नॉनवेज हूँ, मुझे वेज पसंद नहीं। आजकल के बच्चों को आप दूध दे दीजिए तो पहले बोलता है नहीं इसमें से छाली उठा के दो, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे लोग, इवन द फैमिली मेम्बर्स भी, कि घी को हटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए, हम दूध वाला काम जो छाली वाली रहता है वो ना करें। आज के समय में जो दूध की डिमांडेशन है ओनली टी एंड कॉफ़ी के लिए, मेरे ख्याल से सभी घर में 2-4 लीटर तो आता ही नहीं, पहले सभी के घर में पहले के समय में हाँ, लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, वो कंपलसरी था, एक बर्तन का कटोरा रख ले, जब तक वो पूरा का पूरा ना आए तो खत्म पूरा। बहुत बड़ा तैयार था। और वो चीज़ें इसमें आपको जो दिखेंगी हेरिडिटी जेनेटिक, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंट ऐसा है। मैं अगर हेल्दी हूँ तो हो सकता है कि मेरे उसमें जो रिस्पॉन्सिबल मेरे फैमिली, अगर मैं अनहेल्दी हूँ तो हो सकता है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेरे फैमिली। अगर मैं लिकर यूज़ करता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ, ये करता हूँ, बाय द मेरी मैम भी वही करती है, तो नेचुरली आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं उस पर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, लास्ट स्लाइड, one related to only quotation related to our health, our bodies, our garden, our will and our garden. Okay.